हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज आपका पार्ट 3 है। हमारा मैराथन चल रहा है इन्वायरमेंट का। 3 लेक्चर में हमने बोला था, तीनों लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे। तो आज लगभग आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। ये 100 क्वेश्चन आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, ये सब आपके आरओ में, पीसीएस प्री में, हर जगह आपके पेपर में पूछे गए होंगे या मेंस में। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हमने पिछले वीडियो में कर दिए हैं। यहाँ तक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का। जाइए वहाँ देख लीजिए और इसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। हमारा पूरा इन्वायरमेंट लगभग 15 से 20 साल के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इतना देख लेंगे, 90% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। एकदम आप बेहिचक जाइए पेपर देने, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है। Which country is the biggest contributor to the emission of greenhouse gases? पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन करता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस चाइना करता है। चीन करता है लगभग 32% के ऊपर, ठीक है, 33% तक लगभग करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका कितना करता है? अमेरिका इससे बहुत ही कम करता है। कितना करता है? 12.6% करता है, ठीक है, अमेरिका। और भारत अपना क्या करता है? तो भारत अपना प्रेजेंट टाइम में लगभग, ये जो डाटा है, ये इतना 7% करता है। तो याद रखिएगा कौन सबसे ज़्यादा करता है। यहाँ पर चाइना सबसे ज़्यादा करता है। ग्रीन हाउस गैस में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह चाइना है, ठीक है। तो वो चाइना है आपका। चलते हैं देखते, देखिए पीसीएस 2008 में क्वेश्चन आया है। ये भी देखिए क्वेश्चन आपका आया है 21 में। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो बताना है, कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका ऑक्सीजन कहाँ ग्रीन है? ऑक्सीजन तो एक जीवनदाता गैस है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चाहे जो जो नहीं है उसको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज होते होंगे। ऑक्सीजन आपका हो गया नहीं है। हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आर्गन अगर पूछे तो आर्गन भी आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रोपेन पूछे तो प्रोपेन भी बता दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हाइड्रोजन, आर्गन, प्रोपेन ये सब, या नाइट्रोजन आप बोल दीजिए, नाइट्रोजन, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस होते कौन सा ये भी थोड़ा देख लीजिए। मीथेन आप देखें, मीथेन, मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा कौन सा है? सबसे ज़्यादा मीथेन है। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत प्रॉब्लम करता है, CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा मीथेन मतलब ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट यही करता है। ओजोन, ओजोन है आपका। एक है जल वाष्प, जल वाष्प भी बहुत ही इफेक्ट करता है, जल वाष्प। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोपार कार्बन, क्लोरो जो आपका ACOC में लगता है ना, पहले लगता था, अब तो बैन कर दिया गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो अभी हमने क्या बताया? आर्गन, आर्गन वैश्विक ऊष्मन में, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। सिंपल ही क्वेश्चन था। कौन एक हरित गैस नहीं है? बताइए हरित गैस कौन सा एक नहीं है? तो ऑक्सीजन। देखिए वही सब क्वेश्चन आर में आप सोचेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन है। यहाँ देखते हैं कौन सी गैस है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए 2016, बार बार वही तो आप ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, याद करके चले जाइएगा, ठीक है, बढ़िया से। अभी हमें बताया ही है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर वही आ गया आपका हाइड्रोजन, आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। करें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें करें कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे होता है? तो थर्मल पावर स्टेशन लिखा गया है, थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका एकदम सही है, थर्मल पावर स्टेशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी हमने क्या बताया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब किस में जाएंगे? जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, एयर कंडीशनर होता है, उससे निकलता है क्लोर, ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो कौन सा है? रेफ्रिजरेटर,
तो रेफ्रिजरेटर याद रखिएगा, एयर कंडीशनर, तो ये एसी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, ऐसे याद कर लीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड से कौन सा निकलता है? नाइट्रस जल मग्न धान के खेत, तो नाइट्रस मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, जल मग्न धान के खेत। सल्फर ऑक्साइड क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड ईंट के भट्ठे, तो आपका यही वाला गलत है, बी वाला सही है, ठीक है। और देख लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, क्योंकि आप वहाँ पर मेथेन में कंफ्यूज होंगे। मेथेन तो धान के खेत से निकलता भी, ये भी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी जलमग्न धान के खेत। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे, तो आपका बी वाला सही है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक अभी हम बताए थे, कौन कौन, तो पहले लिख ही लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल वाष्प, और आपका क्या है? मीथेन, मीथेन भी आपका ग्रीन हाउस, पता ही है भाई। O3 मतलब ओजोन। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस मतलब ग्रीन हाउस के इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी हैं, तो एक से अधिक होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो बताइए कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है? तो आप जो नहीं सोचते वही है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। तो ये आपके सही है, तो आपका ये पहला वाला सही गलत है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मतलब सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाया जाता। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? वो उस समय आपका वो करंट का क्वेश्चन रहा होगा, तो कार्बन टैक्स किसने आपका लगाने की घोषणा की? तो कार्बन टैक्स किसने लगाने की घोषणा की? सिंगापुर में, ठीक है, याद रखिएगा सिंगापुर। बलूचिस्तान में स्थित 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित स्थलीय लघुद्वीप में निम्नलिखित किस गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया? तो बताइए किस गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया। कोई भी करंट का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको क्यों लाता हूँ, ये पुराना क्वेश्चन है, ये क्यों लाता हूँ कि ताकि आपको पता चले कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान कौन सा एक गैस समूह है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ये भी पीसीएस में आपके पेपर में आया हुआ है, तो आपको कर ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो आपके ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है मेनली कहाँ घटित होता है, ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ पर घटित होता है ये बताना है। तो ये कहाँ पर? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हाँ तो यही है, वायुमंडल नमी के कारण नहीं, वायुमंडल ओजोन परत के कारण नहीं, इंफ्रारेड नहीं, तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, मीथेन आ जाए, तो आँख मूंद के हरित गृह लगा दीजिए। RO 2010 में सिंपल ही क्वेश्चन आया है। ये देखिए, हरित गृह प्रभाव इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, मतलब विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। जब ग्रीन हाउस का इफेक्ट नहीं होगा तो जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो आपका कितना होगा ये बताना है। तो याद रखिएगा, घर हर मतलब ग्रीन हाउस जो गैस होता है ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। जब कम ही हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? -18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कैसे जीवित रहेंगे आप, ठीक है। तो याद रखिएगा -18 डिग्री हो जाएगा। एक चीज़ ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है कौन सी गैस करता है? तो सबसे ज़्यादा CO2 करता है,
इसके बाद CH4 करता है, ठीक है, जो मतलब इफेक्ट करता है CO2, CH4, N2O और CFC, ठीक है, CFC। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? जो सार्वत्रिक तापन होता है, क्या करें, सार्वत्रिक कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वो आपका इसमें योगदान में सहायता नहीं करता है। तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, जलवाष्प अभी हम बताए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बताएं, मीथेन अभी हम बताएं, बचा यही सल्फर और नाइट्रोजन। जो नहीं याद है तो पता चला ये आप इसमें कंफ्यूज होंगे यही, क्योंकि ये सब तो अभी हम बता दिए हैं। ये सबसे ज़्यादा योगदान तीनों देते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। ये किस में, आम्ल वर्षा में, एसिड एसिड रेन होती ना, आम्ल वर्षा, आम्ल वर्षा में ये सब योगदान देते हैं। सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, करें वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? मतलब जब आपका ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है तो किसका खतरा मतलब लगातार आपका बढ़ रहा है? तो ये किसी एक का इफेक्ट नहीं हो, सभी का इफेक्ट पड़ेगा। साइक्लोन का, स्टॉर्म का, हरिकेन का और ऑल ऑफ द अबव, सभी का, ठीक है। सभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब कुछ प्रभावित होगा। यहाँ पर देखते हैं भूमंडलीय उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग पर कितना क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में, भर भर के ग्लोबल वार्मिंग आएगा। प्लीज़ आप इस सबको तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा। कह रहे हैं यूनिवर्सल हैज बिकम गुड, उष्ण के परसुम, सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए हैं, हिमनद द्रवीभूत होने लगे हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे हैं। जो आम में बौर नहीं आते, अभी देखिए क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, आम में अब बौर स्टार्ट हो जाएगा, देखेंगे आम बौरा लेने लगेगा। तो समय से पूर्व आम में बौर आने लगते हैं, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। तो इसमें बताइए कौन आपका सही होगा। तो यहाँ पहला क्या कह रहा है, सार्वभौमिक संपर्क अच्छे, यूनिवर्सल हैज बिकम गुड, तो ये आपका गलत है। कुछ अच्छा नहीं होता, ग्लोबल वार्मिंग से वजह से सब कुछ खराब होता है, ये नहीं कहिए वो अच्छा हो जाता है, कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है। तो आपका क्या संपर्क कैसे अच्छा होगा, देखिए जैसे अभी इंग्लैंड में देखे होंगे, इंग्लैंड में देखे होंगे, इंग्लैंड में क्या हुआ, जो रोड बनाया गया था वो ग्लोबल वार्मिंग, इतनी गर्मी वहाँ पड़ी तो रोड ही पिघल गया, ठीक है। तो कुछ नहीं अच्छा हो सकता, ठीक है। एक दो तीन चार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है, कौन करता है ये बताइए। इसमें पहला में कह रहा है प्रदत्त वर्षा, मतलब लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन्स ऑफ CO2 इमिशन इज गिवन ईयर। तो ये आपका सही हो जाएगा, पहला ही आपका सही है। कौन सा समय वर्णन करता है, तो CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, IAS में क्वेश्चन पूछा गया है ये, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं? ग्लोबल वार्मिंग के आपके प्रभाव कौन से हैं? तो एकदम सिंपल ही सवाल है, कौन सा प्रभाव हो सकता है। कह रहे हैं समुद्र जल का बढ़ना, तो बच्चों वाला सवाल है। मिल्टिंग ग्लेशियर, ये भी सही है। बीमारियों का फैलना, ये भी सही है। प्रवाल भित्ति का विरंजन, मतलब टूट जाना, तो ये आपका सभी सही है। एक दो तीन चार, हाँ, चारों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पे पूछा गया, UPPCS 2020 में पूछा गया है। ये कितना सिंपल सवाल है, ये देखिए मेंस 2009 में पूछा गया है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। पर इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? इसकी पूर्ति के लिए जो वातावरण में छिड़का जाता है वो क्या छिड़का जाता है, आपको ये बताना है। तो ये इसकी क्या छिड़का जाता है, सिल्वर लवण, सिल्वर साल्ट को छिड़का जाता है। क्या, सिल्वर साल्ट को। जलवायु परिवर्तन क्या है, क्लाइमेट चेंज इज काज बाय, तो चलो क्लाइमेट चेंज का किसके कारण होता है बताइए। तो ये आपका उपयुक्त सभी, ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ जाता है, ओजोन परत का क्षरण हो जाता है, प्रदूषण, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, सिंपल ही क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इससे आ जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो
क्योटो क्योटो का से क्लाइमेट, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ये कब आया प्रभाव में? 16 फरवरी 2005 को यह प्रभावी हुआ। 16 फरवरी 2005 को यह प्रभावित हुआ, मतलब प्रभावित नहीं, प्रभावी हुआ, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। मॉन्ट्रियल अगर पूछ ले, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से कौन सा संबंधित है? ये आपका ओजोन क्षरण से डिप्लेशन, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो कौन सा आपका सही है? ये सी और बी, वो आपका सी, आप ये बी आपका सही है क्योटो वाला, और ये इसको तो बताए हैं कि मॉन्ट्रियल से इसको समझ, ओजोन डिप्लेशन मॉन्ट्रियल से समझिएगा, ठीक है। विभिन्न देशों को द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। कब? 2005 में आया क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्लीन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या बन सकता है आपका? क्या एक्सेसिव बर्निंग, कोयला वोला जितना जलाएंगे उतना तो आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, तो क्या हुआ? ये भी आपका सही है। कह रहे हैं स्वचालित चालित और स्वचालित संख्या का विस्फोटन, तेल चालित और स्वचालित संख्या का विस्फोटन, तो ये क्या है? तेल मतलब क्या? आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर चलता है, डीजल पेट्रोल, इससे नहीं चलता है, उससे भी तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो वो भी सही है। करें सौर धधक में वृद्धि, करें इंक्रीजिंग सोलर फ्लेयर, मतलब सूर्य की जो वो मतलब सूर्य चमक रहा है वो थोड़ा इंक्रीज कर दे, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गलत है। हाईवे डिफॉरेस्टेशन, अत्यधिक वनोन्मूलन, तो ये भी सही है। तो आपका कौन सा सही है? 1, 2 और 4 सही है, तो ये वाला बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 4। नेक्स्ट देखते हैं। इन which ईयर ऑफ द लेटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वाज सेटअप, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल किस सन में स्थापित किया गया था? तो बताइए किस सन में ये स्थापित किया गया था? ये 1988 में स्थापित किया गया था। कब? 1988 में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा सही से है। तो ये कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो ये देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, अभी हम बताए हैं का से क्योटो, का से क्लाइमेट, ठीक है, तो ये जल संरक्षण से नहीं है, यह क्लाइमेट चेंज से है, ठीक है। क्लाइमेट 2005 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल ओजोन से एकदम सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन आनुवंशिक जैविक प्रदूषण, persistent ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये भी सही है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से आपका सब कुछ सही है, यही डी वाला आपका गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? बताइए। 50 से अधिक देशों का समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ, कब प्रभावी हुआ? तो ये मार्च 21 1994 में को प्रभावित हुआ, याद रखिएगा, मार्च 21 1994 में। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसके जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है कि अब जलवायु परिवर्तन हो? तो किससे? आइस कोर से। किससे? आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? कि आप जब टीवी खोलते होंगे, जब न्यूज चैनल वाले क्या देते हैं, टीवी न्यूज चैनल देते हैं, जब देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, तो एक आपका वो जो आपका आइस रहता है, ग्लेशियर रहता है, उसको नीचे गिरता रहता है। कभी भी जब जलवायु परिवर्तन का कोई न्यूज़ दिया जाता है तो ये जो आइस रहता है, ग्लेशियर रहता है, वो टूट के गिरता रहता है। तो उसी से पता चलता है क्या कि अब जलवायु परिवर्तन कितनी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। ग्लेशियर की चादर जो पिघल कर कहीं पर मतलब झील में या समुद्र में बह चली जाती है, तो उससे ही पता चलता है कि ये आपका जलवायु परिवर्तन की दर तेज़ी से हो रही है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो ये बताइए कौन सा एक शामिल नहीं है। तो आपको दिख ही रहा होगा, सोलर पावर, मतलब भारत ने ही फ्रांस के साथ एक संगठन बनाया था ना उस पर। तो ये आपका, ये तो सही है। वनीकरण, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन नहीं लिखा गया है, और फिर वन लगाना, ये तो सही है। बेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करना। सरकार हर जगह कोई कोई मशीनें लगा रही हैं जिससे कूड़ा करकट डालते हैं, बिजली पैदा होती है। और न्यूक्लियर शक्ति, नाभिकीय शक्ति नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है, न्यूक्लियर शक्ति नहीं है। When was India first nation action plan on climate change released? इंडिया ने कब अपना क्लाइमेट ये रिलीज किया? तो ये आपका 8/2008 में। कब? 30 जून 2008 को। 30 जून 2008 को ये रिलीज किया गया। इसमें 8 कार्य योजना पर जो उस पर कार्य किया गया, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभी 2-3 आगे ही बताए थे, पहला याद रखिए, लिख ही देते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन पर, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन पर, और उन्नत ऊर्जा और राष्ट्रीय मिशन पर, मतलब जो उन्नत ऊर्जा दक्षता है, इफिशिएंसी इंक्रीज करने का, ठीक है, उन्नत ऊर्जा दूसरा है। तीसरा क्या है आपका? सतत पर्यावास, ठीक है, याद रखिएगा, सतत पर्यावास के लिए और राष्ट्रीय मिशन के लिए। चौथा क्या है? सतत पर्यावास। चौथा क्या है? राष्ट्रीय जल मिशन, जल मिशन पर भी काम किया गया। पांचवा क्या है? हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखना, ठीक है, इसका भी मिशन लाया गया। छठवां क्या है? छठवां आपका ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन। सतवां सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए भी। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के लिए मिशन, ठीक है, यही सब हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए जलवायु परिवर्तन पर कितने हैं, ठीक है। भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित कौन सा नहीं है? ये यहाँ पूछा था, तो बताइए कौन। तो नाभिकीय कहाँ हम पढ़े अभी? अपशिष्ट ऊर्जा, वनीकरण, सौर शक्ति, ये नाभिकीय नहीं है, ठीक है। डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापता है? आरओ मेंस 2021 में आया है क्वेश्चन कि डॉप्सन इकाई आपका क्या मांगता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। तो ओजोन की सांद्रता, ओजोन की सांद्रता कौन क्या मापता है? डॉप्सन आपका मापता है। क्या? डॉप्सन इकाई मापता है। ओजोन छिद्र सर्वप्रथम कब देखा गया? तो 1985 में, 1987 में तो आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 85 में ही देखा गया था, ठीक है। कहाँ पर? अंटार्कटिका पर, नीचे नीचे एकदम जो है। तो अंटार्कटिका में ये देखा गया था कि ओजोन में होल हो गया, क्षरण हो गया है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो बताइए डॉप्सन इकाई में। डॉप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। यहाँ देखते हैं, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया? ठीक है, 2005 में ओजोन आभा मंडल तिब्बत पर। अभी तो वहाँ देखा थे 85 में अंटार्कटिक में, तिब्बत में कहाँ कब देखा गया था? तो तिब्बत में कब देखा गया था? याद है, किसने देखा था? G.W. केंट मूरे। तो G.W. केंट मूरे ने देखा था इसका, ठीक, कहाँ पर? तिब्बत में 2005 में। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित होती है, तो वह कौन सा, जहाँ ओजोन परत आपका पाया जाता है, वो कौन सा होता है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आइनोस्फियर, तो ये कौन सा मंडल होता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कौन सा मंडल होता है? स्ट्रेटोस्फियर होता है। कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर होता है, इसी में आपका पाया जाता है। कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी जानते हैं CFC सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है ओजोन के लिए, परत के क्षरण के लिए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो बताइए जो मान लीजिए वो आपका वायुमंडल है, तो एक ओजोन परत इसी पे बनी रहती है, ये ओजोन परत ही, तो ये क्या अवशोषित करती है, ये बताना है कि ये क्या अवशोषित, बिना इसका अवशोषित किए इसका महत्वपूर्ण वो ये नहीं है, अवशोषित करती तभी तो इसको महत्वपूर्ण। तो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती है, ये ऐसे ऐसे ये इसको अवशोषित कर लेती है, ये आपका नीचे नहीं आने देती, ठीक है, ये आपका हरा भरा बना रहता है सब कुछ। अगर ये नीचे आ जाएंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपके स्किन पे जैसे पड़ेगा वो कैंसर का रूप ले लेंगे। तो अल्ट्रा वायलेट रेज
क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड मत बोलिएगा, अल्ट्रा वायलेट रेज की किरणों को रोकती, अवशोषित कर लेती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज। यहाँ पर ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है और ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है। तो ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण के लिए विकिरण से संरक्षित करती है। तो आपका कौन सा सही है? तो मुझे लग रहा है यहाँ पर दोनों ही सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि वह अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है और जैविक के लिए, जीव जंतुओं के लिए, तभी तो सही होगा। तो ये आपका दोनों ही सही है। पीसीएस में आया है, देखिए मेंस में आया है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें अपक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं? जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया निम्न में से क्या? वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट काजेज द रिएक्शन प्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या मतलब कर सकती हैं? तो ये आपका ओजोन 3, ठीक है, ओजोन 3 पैदा करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर और ओजोन प्रदूषण नहीं होता? बताइए, जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में, जो ट्रोपोस्फियर है आपका, उसमें ओजोन प्रदूषण नहीं होता, कौन सी गैस है जिसके द्वारा? क्योंकि ओजोन वाला आपका वहाँ पर परत रहती है, कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फियर में। तो वो कौन सी आपकी गैस है, ये बताना है। तो वह क्या है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा। इसी के कारण बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। वेरी मोस्ट क्या करा? ओजोन, ये ट्रोपोस्फियर करा। ट्रोपोस्फियर मतलब एकदम निचली वाली जो आपका परत होता है, क्या? एकदम निचली वाली, ये नीचे वाली जो आप देखते हैं ऊपर से, उस निचली वाली परत में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो आपका होता है ओजोन का प्रदूषण नहीं होता है। किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, ठीक है, ओजोन का प्रदूषण नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन के असर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। क्या मतलब किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? समताप मंडल में क्या? लेवल ऑफ ओजोन स्ट्रेटोस्फियर आर नेचुरली रिगार्डेड। बताइए। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण विनियमित किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? अब देखिए फ्यूजन फिजन पर क्वेश्चन आ गया। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? सोलर एनर्जी। तो जो हमारा सौर ऊर्जा है, ये मतलब सूर्य है, उसके अंदर जो एनर्जी मतलब होती है, वो किसके कारण होती है? फ्यूजन के कारण होती है। किसके कारण होती है? फ्यूजन के। याद रखिएगा, फ्यूजन फिजन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। किसको? फ्यूजन में याद रखिएगा, फ्यूजन एफ यू रहेगा। यू कैसे याद करेंगे? यू मतलब यूनिवर्सल रूप से जो आपका सूर्य भगवान होते हैं, वो मतलब सार्वभौमिक रूप से हमेशा देते रहते हैं आपको प्रकाश। तो यू माने यूनिवर्सल, ऐसे याद रख लीजिए यू, ठीक है। तो यू अगर सूर्य आ जाए तो यूनिवर्सल। हाइड्रोजन बम भी आपका किस पर? उस पर काम करता है, फ्यूजन पे। और न्यूक्लियर परमाणु बम किस पे काम करता है? वो आपका फिजन पे काम करता है, वो फिजन पे काम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। पिछले में एक क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन भूल गए थे बताना, कि आपका सिंपल था इसलिए नहीं बताया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। सिंपल था, आपको पता होगा तभी मैं नहीं बताया, मैं सोचा बता ही देता हूँ। सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। बताइए, सौर ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किस में आपका होता है? तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होता है। क्यों होता है? अब देखिए क्यों होता है। जैसे आपका ये वाटर है, मान लीजिए ये आपका वाटर है, ये अब वाटर है, जब तक सूर्य ऊपर से आएगा नहीं, मतलब सूर्य की किरण आएगी, मान लीजिए ये सूर्य भगवान है, जब जब इनकी किरण आएगी तभी तो ये जल वाष्पित होकर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये ऊपर कंडेंसेशन होगा, फिर इधर से बारिश होगी। तो याद रखिएगा, ये जब अगर सूर्य की रोशनी ही नहीं वहाँ पहुँचेगी तब तक तो ये जाएगा ही नहीं, ना बारिश होगी। जब बारिश नहीं होगी तो कोई पेड़ पौधा उगेगा नहीं, तो संसार का विकास ही नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जल चक्र में सूर्य का होता है। महत्वपूर्ण सब में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कहीं होता है तो जल चक्र में होता है।
जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति, मान लीजिए अगर कह रहे हैं कोयला वोला ना हो तो दूसरा क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा भारत के भविष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जीवाश्म ईंधन के बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कह रहे हैं जो मरुस्थल होते हैं हमारे देश में वो आपका ऊर्जा उत्पादन के स्रोत हो सकते हैं। तो हाँ, कह रहे हैं जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात आपने कह दिया कि ये कह रहे हैं जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में प्राप्त कर, जैसे हम सब जितना ऊर्जा एक वर्ष में प्राप्त वो 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं मरुस्थल। तो ये एकदम सही है। क्या है? एकदम सही है, दोनों ही कथन आपका सही है। तो आपका ए वाला सही है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर। ये चीज़ 2013 में क्वेश्चन आया पीसीएस प्री। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये करंट क्वेश्चन रहा होगा। आर यार 2017 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा। मतलब जो कह रहे हैं 100% आपका इसी पे चलता है। भारत का पहला शहर कौन सा है? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन था। ये तो कौन सा है? दीव है। याद रखिएगा दीव। 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, दीव 2018 में ये क्षमता हासिल किया था। 13 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता था। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? पर्यावरण प्रदूषण कौन सा उत्पन्न नहीं करता? तो एकदम सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही बच्चों वाला भी क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं। सौर ऊर्जा आपका पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से, याद रखिएगा, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो सर्वोत्तम पर्यावरण वो कौन अनुकूल है? ये भी वही क्वेश्चन है। तो ये कौन है? सौर सेल। ठीक है, सौर ऊर्जा ये सबसे ज़्यादा वो है। बच्चों वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित सौर ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल, सोलर ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा जैव डीजल पौधा है? बताइए जैव डीजल पौधा कौन सा है? तो ये कौन सा है जैव डीजल पौधा? याद रखिएगा जेट्रोफा। जेट्रोफा आपका है कौन सा है? जैव डीजल पौधे की गिनती में आता है। इसको रतन ज्योत भी कहते हैं। याद रखिएगा इसको रतन ज्योत भी कहते हैं। रतन ज्योत। आज आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो का लिंक और दिया गया है। इन तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। आपका लगभग से लगभग 90%, मैं 100% की बात नहीं करता, 90% क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से आ जाएगा। पेपर दे के आइएगा, देखिए यहीं से आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत ही रोल होता है। भारत की जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग माल के रूप में किया जाता है? ठीक है, किनका उपयोग किया जाता है बताइए। तो जो इनका कहने का मतलब जो बायोफ्यूल होता है उसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कसावा किया जाता है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने किया जाता है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन आया है। और कौन सा आपका ये सड़ा आलू, सड़ा आलू नहीं होता है, सड़े गले डाल देते हैं, चुकंदर होता है, ये भी किया जाता है। ठीक है, कुल्थी मूंगफली के बीज ये सब नहीं किया जाता। तो ये पहला वाला आपका सही है। आईएएस में क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित तो कौन शक्ति और खाद दोनों दे सकता है? मतलब जो आपका कौन सा कैन प्रोड्यूस बोथ एनर्जी ऑन फर्टिलाइजर, एनर्जी और फर्टिलाइजर दोनों कौन सा आपका दे सकता है? तो ये कौन सा दे सकता है? बायोगैस। ठीक है, बायोगैस आपका एनर्जी और फर्टिलाइजर दोनों दे सकता है। अब इसको कैसे थोड़ा सा हम समझा देते हैं। इसमें जैसे बायोगैस पहले पूछता है बायोगैस किसकी अनुपस्थित में और किसकी उपस्थित में बनाया जाता है। तो अगर बायोगैस आ जाए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थित रहती है, O2 की अनुपस्थित, ये प्रेजेंट नहीं रहता। लिख देता हूँ अनुपस्थित रहता है ये। अब देखिए किसकी उपस्थित रहती है, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है किसकी उपस्थित रहती है। तो बायोगैस में 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा उपस्थित है, 2 संगठन है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की उपस्थित रहती है, दोनों की
सॉरी उपस्थिति, तो ये दोनों की उपस्थित रहती है और O2 की अनुपस्थित रहती है। बायोगैस में O2 की अनुपस्थित और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थित रहती है। अब इसमें कह रहा है तो ये तो आपको क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा तो प्राप्त करती है। क्या कहते हैं, किस प्रकार की ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा हमको प्राप्त करती है। लेकिन ये उर्वरक का भी काम करते हैं। जब ये बायोगैस समाप्त हो जाता है तो इससे जो पदार्थ अवशिष्ट बचते हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के रूप में, उर्वरक के रूप में काम आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। क्या क्या याद करेंगे, O2 की अनुपस्थित में, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन की उपस्थित में कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो आपको शक्ति और फर्टिलाइजर दोनों प्रोवाइड करता है, बायोगैस, ये सब याद रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपका। तो इसमें कौन सा कथन नहीं है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, कह रहे हैं इसमें बायोफ्यूल कॉस्ट इफेक्टिव, तो बायोफ्यूल कह रहे हैं बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल होता है, ये तो एकदम सही लग रहा है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान योगदान दे सकता है, तो हाँ योगदान तो दे ही सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, तो हाँ ये भी सही है। तो ये आपका गलत है। जैव ईंधन कह रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, लोग इसको तो अपने घर पे भी ये बायोगैस लगवा लेते हैं, बायोफ्यूल। ठीक है, तो ये गोबर गैस जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित फलीदार पौधे में कौन सा पौधा है, पेट्रोपौधप कौन सा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेट्रोपौधप कौन सा है, तो बताइए। तो याद रखिएगा ये आपका करंज आपका एक पेट्रोपादप पौधा है। ये सदाबहार वृक्ष होता है। इसके बीजों से बायोडीजल बनाया जाता है। इसके बीज से क्या होता है, बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है, इसके बीजों से बायोडीजल बनाया जाता है और थोड़ा सा उसमें पेट्रोल डीजल में मिला दिया जाता है, तो ये होता है। जीवा और जेट्रोफा भी एक बताए हैं, ठीक है, जिसको रतन जोत बोलते हैं। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, मतलब जो ऊर्जा का सबसे बड़ा चरम स्रोत है वो क्या है, जीवाश्म, जो किस में करें, जीवाश्म ईंधनों में। अब इसका भी आंसर सूर्य होगा। आप सोचेंगे आप सर सूर्य में जीवाश्म ईंधन ये कहाँ से है, तो याद रखिएगा जो जीवाश्म, देखिए सूर्य जो है वो अपना, देखिए मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य ये प्रकाश किसको दे रहे हैं, ये प्रकाश जीव जंतु ही इसका प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो जब जीव जंतु इसका प्रकाश ग्रहण करते हैं, मान लीजिए पौधा आपका, ये पौधा आपका ग्रहण कर लिया, ये पौधा है आपका, ये मतलब ये है आपका पौधा, ये पौधा आपका ग्रहण किया। ठीक है, तो ये पौधा ग्रहण करके क्या एक पौधे का रूप ले लिया, ये भोजन बनाया, तो इसको कौन खाया, इसको शाकाहारी जंतु जो होते हैं, ये मान लीजिए एक बकरी है, तो ये बकरी, ठीक है, तो ये बकरी है, तो ये बकरी आपकी खा ली, कौन सा, ये पेड़ पौधे को आपका बकरी आहार के रूप में ग्रहण कर ली। अब इस पर क्या हुआ, इस पर और सारे लोग जीव जंतु आश्रित हुए इस पर। ठीक है, तो कुछ वर्षों के बाद जो आश्रित होते गए तो एक वो आपका एक ईंधन के रूप में जीवाश्म, कुछ वर्षों बाद सबको मरना ही है, तो वो जीवाश्म के रूप में बदल गए। तो इसमें जीवाश्म जो जब जीवाश्म के ईंधन के रूप में नष्ट हो गए, बदल गए, तो भी इसमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो जब कोयला वोला आज हम ले रहे हैं, जो कोयला वोला है वो कहाँ से एनर्जी है, तो सूर्य से भी। एक प्रकार से देखा जाए तो जो अगर सूर्य ना होता तो ये पेड़ पौधे ना बनते, ना पेड़ पौधे बनते तो ना ये बकरी या जो आपका नीचे सब मर गए, नीचे बकरी ही नहीं मतलब पहले जो जानवर नीचे मरे थे वो सब दब उब के मर गए, तो उसी से आज कोयला बना है ना, जीवाश्म ईंधन से। तो मेन स्रोत क्या है, चरम स्रोत, यहाँ पूछा चरम स्रोत क्या है, अल्टीमेट सोर्स कह रहे हैं। अल्टीमेट सोर्स क्या है, जैसे आप कहते हैं हम पैसा कहाँ से मंगाते हैं, घर से मंगाते हैं, लेकिन आपके घर का पैसा कौन सा अल्टीमेट स्रोत क्या है, आपके पिताजी हैं, पिताजी ही तो अल्टीमेट स्रोत आपको पैसा देते हैं। ठीक है, तो वही मेन स्रोत, घर से मंगाते हैं लेकिन मेन चीज़ तो पिता ही है, तो वही आपका सूर्य ही मेन स्रोत है। ये मत सोचिएगा कि जीवाश्म ईंधन है तो आपका सूर्य कहाँ से होगा, ये आपका वहाँ पे आ सकता है, सबके साथ हो सकता है इससे, लेकिन चरम स्रोत, अल्टीमेट स्रोत तो सूर्य ही, मतलब अंतिम स्रोत तो सूर्य ही, उसका मेन प्रमुख स्रोत सूर्य ही है, तो ये सूर्य है। ठीक है,
प्लीज़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आप किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? वो कौन सा देश है जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है? ये आपका कई बार आपके पेपर में पूछ लिया गया है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में होती है। कहाँ पर? नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन से जिम्मेदार होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों आपके जिम्मेदार होते हैं, SO2 NO2। अम्लीय वर्षा पर्यावरण वो किस प्रदूषण से होती है? तो किस प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है? तो अभी हमने बताया किससे, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसी से अम्लीय। ये देखिए कितनी बार आपका पीसीएस पे कोई पीसीएस ऐसा नहीं है जो छूट गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा, क्या नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा और सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा अम्लीय वर्षा के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ भागों में पीने के जल के प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं? भारत मतलब कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं? तो बताइए कौन कौन से हैं जो वो आपके जल में प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं? तो वो कौन से हैं? तो ये आर्सेनिक है, हाँ आर्सेनिक है, पश्चिम बंगाल के साइड में बहुत पाया जाता है। आर्सेनिक के बाद कौन सा है आपका? फ्लोराइड, फ्लोराइड भी है आपका। और कौन सा है आपका? यूरेनियम, ठीक है, तो ये आपका यूरेनियम भी है। तो ये तीन चीज़ें आपके इसमें पाए जाते हैं जल में। तो ये सब जल जहाँ अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उधर पूर्वी क्षेत्र जैसे उड़ीसा हुआ, मेघालय हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, इस साइड ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ये सब। तो ये आपका 1, 3, 5 आपका सही हो जाएगा। IAS 2013 में क्वेश्चन आया है, आपके में भी क्वेश्चन आ सकता है। यदि जल प्रदूषण इसी गति से हो रहा है तो अंतोगत्वा क्या होगा? अगर इसी प्रकार से जल प्रदूषण हो रहा होगा तो क्या होगा अंतोगत्वा? क्या जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे? ठीक है, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे, यही आपका सही है। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो बताइए यूट्रिफिकेशन जो होता है उसके संबंध में सब कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। अब देखिए यूट्रिफिकेशन थोड़ा सा हम समझा देते हैं क्या होता है। देखिए नदी और तालाब में, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे झील हो, इसमें जब जैविक अजैविक तत्वों की सांद्रण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए ये आपका ये झील है, इसमें क्या होता है जैविक और जैविक तत्व आए और इसमें काफ़ी मतलब पोषक तत्व जैसे कहीं कभी कभी पोषक तत्व भी, हर चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा बहुत खतरनाक होती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे ख़राब चीज़ हो। तब इसमें क्या करा है, ज़्यादा आपका जैविक या अजैविक से पोषक तत्व आ गए। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें आपके जो शैवाल होते हैं जल में पाए जाने वाले, इनकी संख्या अधिकतर बढ़ जाती है, शैवालों की संख्या अधिकतर बढ़ जाती है। तो इसमें जो घुलित मात्रा है वो कमी आ जाती है। क्यों? जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्यों कम आ जाती है? क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे ऊपर शैवाल आ गए, वहाँ पर नीचे से ऑक्सीजन तो जा ही नहीं पा रहा है। तो नीचे जो मतलब मछलियाँ उछलियाँ हैं और कछुए उछियाँ हैं, ये सब ऑक्सीजन नहीं पाने की वजह से मरने लगते हैं, या आपका जब मरने लगते हैं तो सड़ने लगते हैं, तो ये सब पूरा वो बन जाता है, ठीक है। तो देखते नहीं आपका जलकुंभी एक टाइप का, यही देख लीजिए जलकुंभी एकदम ऊपर पूरा छा जाता है, नीचे कहाँ से वो सांस ले पाएंगे, कहाँ से? जैसे हम सबको एक आपका ऑक्सीजन आपके लिए और आप सूर्य की रोशनी ज़रूरत होती है, ऊपर जलकुंभी आ गया तो मछली उछली कहाँ पे सांस ले पाएंगे, कहाँ पे आपका वो ये सूर्य का प्रकाश ले पाएंगे? तो मतलब सबके लिए ज़रूरी होता है। तो यही आपका घटना है, ठीक है। तो ये आपका सही है और ये भी आपका सही है, तो इसमें दोनों आपका सही है, ठीक है। यूट्रिफिकेशन यही होता है, जल में जैविक और अजैविक तत्वों की से पोषक तत्वों के सांद्रण में अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे शैवाल ऊपर आ जाते हैं, नीचे मछलियाँ जिंदा नहीं रह पाती, ठीक है। मछलियाँ या कोई भी जानवर नीचे जिंदा नहीं रह पाता ऑक्सीजन की कमी होने से।
नदी जल का प्रदूषण मापा जाता है? बताइए, नदी का जल का प्रदूषण जो होता है वो किस में मापा जाता है? तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो इसमें मापा जाता है। किसको क्या बोलते हैं जो ये? तो बीओडी, बीओडी बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अगर पूछे केमिकल जो प्रदूषण होता है उसको उसको सीओ2 से मापते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इससे मापते हैं। इतना याद रखिए, ये सही है। गंगा नदी में बीओडी, बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बताइए गंगा नदी में जो बीओडी होता है आपका किस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका कानपुर और इलाहाबाद के मध्य, कहाँ पर? कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, कानपुर और इलाहाबाद के मध्य। देखिए, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देता है उसका जल, उसका जल मतलब बीओडी क्या संकेत देता है कि आपका, तो ये आपका क्या होगा? सीवेज से प्रदूषण हो रहा है, इसका मतलब। अब देखिए बीओडी का थोड़ा मतलब आप समझ जाइए थोड़ा सा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो। बीओडी का मतलब क्या होता है कि अभी तो हम बताए हैं कि जो जल में होता है आपकी ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। क्या? जैसे आपका नीचे ऊपर आपका सब आ गए, कव कोक आ गए, नीचे आपका क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। जब ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है तो मात्रा जब घटेगी तो बढ़ेगी मात्रा, किसकी बढ़ेगी? मांग की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम है और नीचे जितनी मछलियाँ इनकी मांग है कि ऑक्सीजन बढ़ाएं, तो वही क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा तो घटती है लेकिन जो उनकी मांग होती है वो बढ़ती है, ठीक है। कोई चीज़ जैसे आपको मार्केट में कोई चीज़ कमी हो गई तो उसकी मांग अचानक बढ़ी जाती है, ठीक है, तो वही होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है। सीवेज प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। जब सीवेज प्रदूषण होगा, सीवेज प्रदूषण मतलब आपका जैसे घरों से जैविक अजैविक निकला और ये आपका नदियों में चला गया, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? क्या हो जाएगा वहाँ पर? जो ये पोषक तत्व हैं उसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो जिससे इंक्रीज हो जाएगा ऊपर वो कवक वक आ जाएंगे, जब ये आ जाएंगे तो ये आपका ये नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वही है सीवेज प्रदूषण। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। गंगा नदी प्रदूषित नदी है, लेकिन ऐसे ही नहीं है कि जो नदी ज़्यादा पवित्र होती है वह प्रदूषित होती है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही है? ये आपका सही सही है, लेकिन आर आपका फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है? 2011 में क्वेश्चन मेंस में आया है, कौन सी जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है? तो लागत का अधिकतम देने वाली क्या है? तो ये क्या है आपका? वर्षा के जल के संचयन, सी याद रखिएगा, वर्षा के जल का संचयन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित? इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, इको मार्क किससे संबंधित है? क्योंकि ये कई बार दिया जाता है, इको मार्क लगा दिया जाता है, तो ये किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, इस किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा, ये ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये सेफ गुड फॉर इन्वायरमेंट, इसलिए उनको इको मार्क दे दिया जाए। हरा कलर का होता है, कोई पैकेट वैकेट खरीदेंगे उस पर लिखा रहता है जो इको मार्क वाला रहता है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, तो बताइए सरकार ने क्या आरंभ किया? तो वही हम अभी बताए हैं ऊपर, इको मार्क कहाँ पे? 2004 में आया है, और ये कहाँ पे आया है? 21 में आया है। देखिए 21 में आया है ये क्वेश्चन अभी जल्दी, और 2004 में आया है, तो ये इको मार्क है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। यह पहली बार कब मनाया गया? तो 1974 में पहली बार किस यूएनपी द्वारा यह मनाया जाता है, यूएनपी। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था, बताइए विश्व ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी
स्टार्टेड इन, कब कहाँ हुआ था, कब हुआ था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्टार्टेड इन, कहाँ? तो 1991 में हुआ था। कब? 1991 में हुआ था। तो एक प्रकार की यह संस्था है, जानते हैं संस्था किसके द्वारा? विश्व बैंक के कार्यक्रम के रूप में ये शुरू किया गया था। क्या? विश्व बैंक के, कब? 1991 में शुरू किया गया था। 1991 में, याद रखिएगा। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य था, नहीं तो कहीं कभी आपसे पूछ ले। तो ये 2004 में आया था, देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रत्येक वर्ष भारत में दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, उसका आधार क्या होता है? तो उसका आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, इसे सेंसिबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, सेंसिबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, किसके योगदान के लिए? तो याद रखिएगा, राजीव गांधी ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। कैसे? इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के विकास में। वनों की कटाई पर प्रतिबंध करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो जो वनों को कहा कि अब वनों की कटाई कभी नहीं कोई नहीं करेगा, तो वो नॉर्वे है। याद रखिएगा, नॉर्वे ने 2014 में इसकी घोषणा कर दी। करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो ये अभी जल्दी से ही मनाया जा रहा है। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में, याद रखिए 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। इसी में बताया गया कि अब प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाएगा। भारत में पाई जाने वाली खराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है? जो खराई ऊँट है उसके बारे में अनूठा चीज़ बताइए, उसके बारे में अनूठा क्या है? यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं समुद्र जल में, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग, ये भी सही है। यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, तो यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, तो ये भी सही है। कह रहे हैं यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता, ये गलत है। तो ये जानते हैं, खटाई ऊँट पालतू जानवर होते हैं। कहाँ पे पाले जाते हैं? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में लोगों के द्वारा ये पाले जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत कह रहा है, नहीं पाले ये जा सकते हैं। तो ये पहला और दूसरा सही है। 2016 में क्वेश्चन आया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कब? 1980 में 5 जून को। ठीक है, 1980 में 5 जून को हुई थी। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर PR त्रिवेदी थे। ठीक है, इतना याद न रखिए, यही याद रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में, याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कानपुर में क्या है? दलहन वाला। ठीक है। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। जो भारत का वन्यजीव संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में अवस्थित है। क्या? देहरादून में अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इस मतलब जो हरित शांति उसको कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछ रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में है। अब ये पूछ सकता है ग्रीन पीस इंडिया के, मतलब ये तो पूरा वर्ल्ड लेवल का था, जिस पर मतलब 1971 में सभी लोग आए थे
और ये ग्रीन पीस का स्थापना कनाडा में किया गया था ना, कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपकी एम्स्टर्डम में है, इसका मुख्यालय बना है। एक मुख्यालय इसका ग्रीन पीस इंडिया के नाम से एक संस्था है, ग्रीन पीस इंडिया, ठीक है। ग्रीन पीस इंडिया के नाम से इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है, ठीक है। कभी मान लीजिए 2018 में पूरा इंटरनेशनल वाला ग्रीन पीस पूछ लिया, इंडिया वाला पूछ लिया कहाँ पर है, तो इसका बंगलौर में है, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बातें हम बताते हैं ताकि आपको याद रखे। बंगलौर में है ग्रीन पीस इंडिया का मुख्यालय। ग्लोबल 500 अवार्ड पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जो ग्लोबल 500 अवार्ड है ये मतलब किसको प्रदान किए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये यूएनपी के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा। कब से प्रदान किए जा रहे हैं? 1987 से प्रदान किए जा रहे हैं। जो पर्यावरण की रक्षा में मतलब उत्कृष्ट योगदान देते हैं, मतलब अल्टीमेट अच्छा काम करते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। तो ये इन्वायरमेंट इम्यूनिटी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास एसडी भारत के 2030 के सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंध को लक्षित करते हैं? मतलब कह रहे हैं पानी, जो पानी पिया नहीं जाता उसका कौन सा है? तो पानी के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो आपका SDG 6, SDG आपका 6 है। जो आपका ये SDG 6 क्या कहता है? स्वच्छ जल और सैनिटेशन, स्वच्छ जल और सैनिटेशन, इसको क्या कहते हैं? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये कौन सा? SDG 6 है, याद रखिएगा SDG 6 है। 7 क्या है? ऊर्जा है, याद रखिएगा। 7 है आपका क्लीन एनर्जी है, वो एनर्जी मतलब स्वच्छ ऊर्जा है। 8 क्या है? 8 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाता है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। 9 क्या है? ये भी देख लेते हैं इसी समय। ये आपका है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे याद करेंगे अभी बता देता हूँ। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 को कैसे याद करेंगे? देखिए 7 को क्या याद करेंगे? 7 मतलब 7 सूर्य सप्तऋषि। ऐसा सप्तऋषि नहीं होता, सप्तऋषि कहाँ होता है? सप्तऋषि आपका कहाँ होता है? ये आकाश में होता है। तो सप्त जो ऋषि तारे होते हैं तो वो भी तो एक प्रकार का सूर्य ही तो है। जो छोटे छोटे तारे हैं उनको भी सूर्य ही कह सकते हैं ना, क्योंकि वो बहुत बड़े, सूर्य और तारे सब एक ही हैं। वो आपका नज़दीक सूर्य बड़ा दिखता है, तारे दूर हैं छोटा दिखता है। तो इसीलिए एनर्जी, वो एनर्जी देते हैं, एनर्जी से स्टार्ट के साथ याद रख लीजिए। अब यहाँ पर क्या याद रखेंगे? इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको कैसे याद रखेंगे? आई यहाँ आ रहा, आई माने इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन, आई माने इंफ्रास्ट्रक्चर। आई कितने पे आता है? आई पे 9 पे आता है ना। आई जब अल्फ़ाबेट में ABCD में देखेंगे तो 9 पे आता है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए 9, ठीक है। और ये डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख के ऐसे कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये 8 बन गया। तो इकोनॉमिक्स ऐसे याद रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक आ जाए ई बना के ऐसे बना दीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ भी करके याद कर लीजिए बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का रहा है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को और 20 मई को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बनी जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आपका वर्ल्ड वाटर डे, ठीक। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, एकदम आपका सही है। कौन सा सही नहीं ये पूछ रहे हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अप्रैल में पृथ्वी दिवस, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ये तो हम बता ही हैं पहले। 20 मई को क्या मनाया जाता है? ठीक है, 20 मई नहीं होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी 22 मई होना चाहिए, ठीक है। ये 22 मई होना चाहिए, ठीक है। तो ये 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो याद रखिए, अगर फिर मार्च कहे तो जल आएगा,
कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे याद करिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। 22 लिखा गया है, मार्च लिखा गया है, मार्च में कितने अक्षर हैं, एक दो, एक दो भी यहाँ है और दो भी यहाँ है। तो ये हो गया 22 मार्च, इसको तो आपको पेपर में दिया ही रहेगा। जल में कितने अक्षर होते हैं, एक और दो, दो ही, तीन, तीन तीसरा अक्षर हमको दिखाइए, तीसरा अक्षर नहीं है। तो ये ठीक है, तो ये मार्च, 22 तो अप्रैल भी हो सकता है 22, इसको मत याद करिए। यहाँ मार्च है और जल है, तो मार्च में भी दो अक्षर और जल में भी दो अक्षर, मार्च में भी जल दो अक्षर, जल में भी दो अक्षर। तो 22 मार्च, अगर मार्च कहे तो आप जल पे उठा कर दे दीजिए, ठीक है, मतलब गोला कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जल कहे तो मार्च में, तो जल वाला याद हो गया। चलिए ये तो याद ही हो गया। अब क्या कहें, 22 अप्रैल को क्या करेंगे, 22 अप्रैल को पृथ्वी करें, तो पृथ्वी क्या है, अप्रैल में देखिए अप्रैल लिखा गया है, अप्रैल, ये अप्रैल लिखा गया है। अब पृथ्वी में भी तीन, पृथ्वी अगर तीन देखेंगे ना, आधा भले है लेकिन ये भी तो अक्षर ही है, तीन है, ये तीन अक्षर ये है और तीन अक्षर ये है, अप्रैल भी तीन अक्षर है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। जब 3 अप्रैल आ जाए तो पृथ्वी में भी तीन, ठीक है। अब मार्च में आ जाए दो है तो जल भी दो है, तो ये हो गया। ओजोन दिवस बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लिखा गया है 22 मई को, अब इसमें भी कन्फ्यूज होंगे, कहेंगे जल लगा देंगे, तो इसमें जल नहीं लगाएंगे, क्यों लिखेंगे, लिखा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो इसको तो याद ही रखिए, क्योंकि इसका तो नहीं, ये ऐसे याद करिए, थोड़ा सा बना ही देते हैं, हो सकता है वहाँ पकड़ लें आप। अब देखिए यहाँ लिखा गया सिटी, यस बायोडाइवर्सिटी, सिटी लिखा गया ना, SIT, सिटी तो ऐसे लिखा नहीं जाता, सिटी सी लगता, ऐसे याद करिए सिटी। तो सिटी क्या होता है, यह कहते हैं मेन सिटी होता है, सब लोग कहते हैं नहीं वह बहुत मेन सिटी है, वहाँ पर ज़मीनें बहुत महंगी हैं, वो मेन सिटी है, वहाँ ज़मीनें बहुत महंगी होंगी। तो मेन सिटी से क्या, मई सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी ऐसे याद रखिए। हो सकता है अगर आपको क्लिक कर दिया तो क्लिक कर दिया, नहीं तो कोई बात नहीं है, मुझे लगता है क्लिक कर देना ही चाहिए। सिटी है तो मई, 22 मई, मई सिटी कैसी है, बहुत मई है, मेन सिटी है, ठीक है, मेन सिटी ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो मार्च दो अक्षर है, जल दो अक्षर, अप्रैल तीन अक्षर है, पृथ्वी तीन अक्षर है। अब ये क्या कर रहा है, 22 तो सभी आएगा, सब 22 ही याद रखिएगा और कुछ नहीं। और मई है तो सिटी क्या है, बहुत मेन सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। सितंबर तो आपको याद ही रहेगा, विश्व ओजोन दिवस, ये बहुत बार पूछा जाता है, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन यही है, ठीक है। जब टफ एकदम पेपर बना देंगे तो ये क्वेश्चन दे देंगे, ताकि बच्चे ना लगे कि हाँ टफ पेपर था। भारत का प्रथम, इसमें क्या लगाए हम पता चला, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं था, तो ये आपका सब सुमेलित था, ये सुमेलित नहीं था, कौन, ये 20 मई नहीं 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता, सुमेलित नहीं पूछा था, तो ठीक है, यही आपका सही है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस राज्य शहर में स्थित है, तो बताइए यह किस शहर में स्थित है, तो ये कहाँ है, जामनगर में स्थित है, कहाँ पर, जामनगर में स्थित है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, याद आ जाएगा कभी। तो क्या है, प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ, जामनगर में स्थित है। ये देखिए, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति कानून केंद्र की स्थापना की थी, तो मतलब ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो चेन्नई में, याद रखिएगा चेन्नई में की थी स्थापना, विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना की थी। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र अवस्थित है, जो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, देखिए ये भी अच्छा, ये यहाँ से भी आपका बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अभी मैं आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको गलत ना हो। तो इसका अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है, तो ये आपका गोवा में है, ठीक है। तो ऐसे ही है ना, अपना यहाँ है, यहाँ से चले जाते हैं, यहीं जल्दी पहुँच जाते हैं, गोवा में, याद रख लीजिए। अब देखिए अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं, एक पहला बार स्थापित किया गया था, कौन सा, दक्षिण गंगोत्री, पहला याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण, ये इससे हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दक्षिण गंगोत्री, ये कहाँ है, 1983 से 84 के बीच में स्थापित किया जाता है, और अंटार्कटिका में, कहाँ पर, अंटार्कटिका
टिका में स्थापित किया गया था यह अनुसंधान केंद्र। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है, यह कार्यरत नहीं है, वर्तमान में यह काम नहीं करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मैत्री। तो इसके 2 ही 3 4 साल बाद 1988 में मैत्री स्थापित किया गया, दूसरा अनुसंधान संस्थान। ये अंटार्कटिका में कहाँ पर, सिमिचर मरुद्यान, याद रखिएगा सिमचिर, तो सिमचिर मरुद्यान, तो ये सिमिचिर मरुद्यान में स्थापित है। अंटार्कटिका पूरे दुनिया में किसी का है नहीं, उस पर एक कन्वेंशन हुआ है कि वहाँ पर सब अनुसंधान कर सकते हैं, कोई कब चाइना की तरह जाके वहाँ पर कब्जा नहीं करना है। ठीक है, चाइना भी वहाँ पर कब्जा नहीं कर सकता। तीसरा क्या है, भारती। भारती आपका 2012 में, ठीक है, 2012 में गया, यह अंतर्राष्ट्रीय तीसरा अनुसंधान केंद्र था। ठीक है, ये थर्ड अनुसंधान केंद्र था। सिमचर मरुद्यान मतलब अंटार्कटिका में है, ये मतलब समझिएगा सिमचर कहीं और है, ये अंटार्कटिका में ही सिमचर स्थान है, वहीं पे है। ये थर्ड कौन सा है, ये थर्ड आपका भारतीय है। कब गया था, 2012 में। पहले दक्षिण गंगोत्री, ये भी पूछ सकता है मिलानी कौन पहले गया कौन बाद में, तो गंगोत्री, फिर मैत्री, फिर भारती नहीं, भारत नहीं, भारती, तो ये भारती गया 2012 में गया। ये कहाँ पर, पूर्वी अटलांटिका के लारसे मान पहाड़ी, याद रखिएगा लारसे मान, तो लारसे मान पहाड़ी के समीप पृथ्वी बे पर स्थित है। ठीक है, लारसे मान सिमचर अंटार्कटिका, इसको तो कोई नाम ही नहीं दिए हैं, तो याद रखिएगा यही। 3 दक्षिण गंगोत्री 84 में, मैत्री 88 में, और भारती 2012 में। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। चलते हैं, और यहाँ पर इसका अध्ययन केंद्र भारत में कहाँ है, तो ये गोवा में है। ठीक है, क्या है, गोवा में है ना, हाँ गोवा में, सही है। विश्व दिवस और दिनांक, अब देखिए पृथ्वी, अब इस क्वेश्चन को आप पूरा प्यार से करिए, एकदम आराम से करिए। पृथ्वी, पृथ्वी कहाँ जाएगा, जहाँ 3 होगा, 3 अक्षर होगा, तो पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कहाँ पर मना, अप्रैल में, तो पृथ्वी में 3 अक्षर आ रहा है, अप्रैल में भी 3 अक्षर, तो पृथ्वी का अप्रैल लगा। ए का चौथा, तो ये देखिए ए का चौथा आ गया। पीसीएस जीएस, पीसीएस मेंस का जीएस फर्स्ट, देखिए 2017 का क्वेश्चन है। ये देखिए कितना आराम से आप कर लिए, आगे बढ़ के गोला करके एक क्वेश्चन आप खुशी खुशी, क्योंकि आपको पता है 100% ये मेरा क्वेश्चन सही है, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए सब देख लेते हैं। वर्ल्ड सिटीज डे, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्या कहता है, विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल, अब देखिए जल यहाँ पर है और मार्च यहाँ पर है, देखिए मार्च 2 अक्षर आ रहा है, जल में भी 2 अक्षर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई कहानी नहीं याद करना है, वहाँ आपको जल भी दिया रहेगा, मार्च भी दिया रहेगा, सिर्फ आपको ढूंढना है कि आपको यहाँ करना क्या है, एक क्लिक करना है, ये नहीं कि कोई कहानी में बता दिया उस कहानी से याद कर लिए, वैसा नहीं है। जल है, मार्च है, तो इसको याद रखिएगा, जल और मार्च। ऐसे आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे ऐसे बता दूंगा कि आपको पूरी लाइफ नहीं, अब इसको आपको अगर कोई कहीं भी कभी भी पूछ ले तो आपको ये बता नहीं सकते। पृथ्वी आ जाएगा तो अप्रैल में 3 अक्षर, पृथ्वी में 3 अक्षर बता लगा देंगे, 22 अप्रैल। ठीक, तो प्लीज़ ऐसे देख वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमको मेहनत लगता है कुछ सोचने विचारने में। ठीक है, तो ये जल लगा दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, देखिए पृथ्वी 3 अक्षर का है, अप्रैल ढूंढिए कहाँ है, तो अप्रैल यहाँ पे है। अब 22 ही हम कहे हैं, कुछ और मत सोचिएगा, 22 ही है, क्योंकि सब कुछ डेट 22 में डिवाइड किया जाता है। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, वहाँ पर आया नहीं क्वेश्चन, ये देखिए पूछ लिया जाता है कि आपका ये एक बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर है, देहरादून लगा दीजिएगा, कहाँ पर, देहरादून। और एक ये तो बताया हूँ पहले से, एक पूछा जाता है सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, ये कब है, CES, इसको, ये कहाँ है, बंगलौर में है, बंगलुरु में है, बहुत बार पूछा जाता है। अब एक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय
वन प्रबंधन, जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन जब आ जाए, मैनेजमेंट की बात आ जाए, तो मैनेजमेंट कहाँ होगा? मैनेजमेंट भोपाल में होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा? भोपाल में मैनेजमेंट होगा। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन। और देहरादून वाला, भोपाल और देहरादून वाला कंफर्म याद रखिएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान, वन्य जीव की बात आए तो देहरादून, और फॉरेस्ट वाला आ जाए तो भोपाल लगाइएगा, कि यही दोनों बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको पढ़े ही होंगे। कब मनाया? 5 जून को। पृथ्वी दिवस, देखिए पृथ्वी में 3 अक्षर हैं, अप्रैल में 3 अक्षर हैं, ये भी आप आगे बढ़ जाइए। तंबाकू निषेध दिवस, ओजोन दिवस, ये भी आपको पता है, ओजोन दिवस। अब ये हमको पता रहे चाहे ना पता रहे, हम तो लगा ही देंगे। तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस आपको मनाया जाता है। 31 तारीख को अभी हम कुछ और पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ये जो 31 तारीख को और मनाया जाता है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको पढ़े। विश्व नगर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को। तो विश्व नगर दिवस, तो विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये तंबाकू निषेध 31 मई को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय, तो ये उस 2018 का क्वेश्चन है, तो उस समय का क्वेश्चन है, ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो लेकिन याद रख लीजिए अभी क्या है, ये है उस समय का। उस समय क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन उस समय था। इस समय भी ऐसे ही कुछ है, ठीक है। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इस समय की थीम है। तो सॉल्यूशन टू, अब 2023 की थीम क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक से ही रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ऐसे आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन। तो ये क्या है आपका? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसी से रिलेटेड है, ये भी है। 2018 का और 2023 का थीम ये लगभग एक ही है, ठीक है। बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये आपको दोनों तरफ याद ही रहेगा। ग्रीन वॉश इंगित करता है। ग्रीन वॉश क्या है? तो अभी हम इस क्वेश्चन को आगे ही बता चुके हैं कि ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, डी है। जैसे कोई आपने कंपनी लगाया और सरकार को ये बता रहे हैं कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो पूरा ग्रीनरी, मतलब पर्यावरण को संरक्षण, मतलब पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो आप ग्रीन वॉश कर रहे हैं, सरकार से वॉश कर रहे हैं सरकार का, ठीक है। तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ग्रीन वॉश कर रहे हैं, कंपनी को उत्पादों के लिए मतलब अपना पर्यावरण के अनुकूल बता रहे हैं, ठीक है। तो वही ग्रीन वॉश है, तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ऐसे आजकल कंपनियां हैं, पर्यावरण को नहीं देखती, अपना प्रॉफिट लगाए जा रही हैं। क्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? बताइए नीरी कहाँ पर अवस्थित है? तो ना से नीरी, ना से नागपुर, ना से नीरी, ना से नागपुर, बस नीरी नागपुर में अवस्थित है। कहाँ पर नीरी अवस्थित है? नीरी नागपुर में है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी, ठीक है। 1958 में हुई थी। ये किसका एक घटक है? किस संस्था का? CSIR का एक घटक है, घटक के रूप में कार्य करता है, एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है CSIR के अंतर्गत, ठीक है। CSIR के पूछे, CSIR के अंतर्गत यह काम करता है, तो हाँ ये सही है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, यह नागपुर में है। अब देखिए अम्ल वर्षा, ये सब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं अम्ल वर्षा, प्रकाश रासायनिक धुंध, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन और ओजोन क्षरण। अब देखिए हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, ये चीज़ सबको बताया करिए, कोई भी आपके आसपास हो सबको जागरूक करिए कि अंगीठी जो है आपको, जो मतलब धुआं वाली चीज़ है जो आप कमरे में रख देते हैं, आजकल सब बंद कमरा प्रेफर करते हैं, उसमें अंगीठी भी जला लेते हैं। इसको सभी को बताइए, जो जलाए उसको बार बार बताइए कि ऐसा मत करिए, ठीक है। तो ये क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये आपका ऑक्सीजन को अवरुद्ध कर देता है,
ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो दम घुटने से मौत भी हो सकती है। ये तो सी का आपका दूसरा हो गया। सी का दूसरा कहीं है तो ये देखिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये बचा, ये बचा। अब क्या आ रहा, ओजोन परत का क्षरण किसके था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आपका किधर जाएगा, ये डी का पहला जाएगा। तो डी का पहला यही है, तो यही हो जाएगा। अब अम्ल वर्षा, तो ये अम्ल वर्षा हम क्या बताएं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। प्रकाश रासायनिक धुंध है, करें प्रकाश रासायनिक धुंध, तो बी का कौन सा जाएगा, बी का जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, करें विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया, बायोडाइवर्सिटी, सिटी आ गई, सिटी तो मई में आएगी सिटी, तो मतलब मई मतलब मेन सिटी कौन सी होगी, तो वही होगी मेन सिटी। देखिए बी वाला आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो आज के लिए 191 क्वेश्चन हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन आपके पीसीएस में, सिर्फ पीसीएस में और आईएएस में कुछ क्वेश्चन आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया है। यहाँ पर तीनों आपका ये एक और दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब ये तीनों आप पूरी तरह से इंड कर दीजिए। ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज के लिए बस, अब एक हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो भी आपका मैराथन में 1-2 दिन में ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है। तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, जो आपको पढ़ना होगा उसका भी मैराथन हम ला देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।